वेलकम टू अवर शिक्षा चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें और इसके साथ साथ हमारे चैनल को शेयर भी करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की जो हिस्ट्री की किताब है उसमें लेसन 9 का आगे का पार्ट कवर करेंगे, जिसमें शहर के बारे में बताया गया है। तो देखिए, ये जो शहर है, शहर आखिर डेवलप कैसे करते हैं, शहर आखिर विकास कैसे करते हैं, कौन सा शहर ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, कौन सा शहर कम महत्वपूर्ण होता है, ये किस किस बातों पे निर्भर करता है, उन चीज़ों को हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक शहर दिखाया गया मुंबई। तो मुंबई आखिर देखिए, यहाँ पे एक तस्वीर में आप देख रहे होंगे कितना डेवलप सिटी है, ऊंची ऊंची इमारतें हैं, लाइटिंग शाइटिंग है, बिल्कुल देखने में लग रहा है कि जैसे हर इंसान को एक बार मुंबई जाना चाहिए और हर लोगों का सपना भी होता है कि एक बार वो मुंबई ज़रूर जाएं। तो ये जो मुंबई है, आखिर इतना डेवलप क्यों हुआ, आखिर यहाँ विकास इतना क्यों हुआ कि ये हमारे देश की आज आर्थिक राजधानी बन गई है। इसके पीछे कारण है पतन। कि आखिर ये जो मुंबई शहर था, ये पतन था। पतन को हम डॉकयार्ड भी कहते हैं, बंदरगाह वाला शहर भी कहते हैं। तो ये इस तरह से होता है। तो ये जो मुंबई शहर है, ये पतन था। पतन मतलब डॉकयार्ड या बंदरगाह। तो ये बंदरगाह वाला शहर था, तो जिस वजह से यहाँ पर व्यापार करना बड़ा आसान था और ये सारा पाठ ही व्यापार पर केंद्रित है। तो ये जो शहर था व्यापारिक केंद्र बनता चला गया और बनते बनते और आज भी ये व्यापारिक केंद्र ही है और आज हमारे देश का आर्थिक केंद्र भी है। अब देखिए, दूसरे शहर की बात करते हैं। एक कारण तो हो गया कि अगर किसी शहर को डेवलप होना है तो उसे पतन बनना पड़ेगा या बंदरगाह पर, मतलब समुद्र के तटवर्ती इलाके में उसकी लोकेशन होनी चाहिए। अगर किसी भी शहर को डेवलप होना है तो उसकी जो लोकेशन है तटवर्ती इलाके में होनी चाहिए। हमारे देख ले, बड़े बड़े शहर जो है तटवर्ती ही इलाकों में ही हैं, जैसे बम्बई हो गया, चेन्नई हो गया। तो बम्बई को तो हमने देख ही लिया। तो अब देखिए, एक और स्थिति है जो शहर के डेवलप करने में महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। वो स्थिति है कि आखिर वो उसकी लोकेशन कैसी है, उसकी लोकेशन स्थल मार्ग पर किस तरह की है। क्योंकि कई बार होता है कि जल से कोई शहर जो होता है नहीं घिरा होता है, मतलब जल मार्ग वहाँ पर नहीं जाता है। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या जो स्थलीय शहर हैं वो डेवलप नहीं करेंगे। लेकिन देखिए, हमारा दिल्ली, बेंगलुरु, ये तो काफ़ी डेवलप शहर है। अब क्यों है शहर, हैदराबाद से डेवलप शहर हैं, क्यों से ये चंडीगढ़ क्यों डेवलप शहर हैं, इसके पीछे कारण होता है वहाँ से जाने वाला मार्ग। अगर वो ऐसे मार्ग पर स्थित है वो शहर जहाँ से देश के हर क्षेत्र में यात्रा की जा सकती है, तो वो शहर डेवलप करेगा ही। ठीक है, तो ये देख लीजिए, आप दिल्ली को देख लीजिए, दिल्ली भी देखिए, तस्वीर दिखाई है मैंने इसमें, तो दिल्ली भी काफ़ी डेवलप है। तो ये आप एक मैप देख रहे होंगे दिल्ली का। तो दिल्ली में ये जो येलो पट्टी दिखाई दे रही है, यहाँ से देखिए कितने रास्ते जा रहे हैं। एक पूर्व साइड में जा रहा है, एक दक्षिण साइड में जा रहा है, उत्तर साइड में जा रहा है। हालांकि दिल्ली से जो पश्चिम साइड है, वहाँ तो राजस्थान से आगे जा नहीं सकते हैं क्योंकि वहाँ पर तो रेगिस्तानी इलाका है। तो पश्चिम मार्ग को अगर हम मान लेते हैं कि ये तिराहा ही एक तरह से मान लेते हैं, तो यहाँ से 3 दिशाओं में यात्रा करना बड़ा आसान हो जाता है, एक पूर्व दिशा में, एक उत्तर दिशा में और एक दक्षिण दिशा में। तो दिल्ली शहर जो है तिराहे पर स्थित है, एक तरह से ये मान सकते हैं। इसी वजह से दिल्ली का डेवलपमेंट इतना ज़्यादा हुआ है। अब इस तिराहे को इस मैप से भी देख लीजिए। ये देखिए, हमारे हाईवेज़ का जो है मैप है, तो इसमें देखिए ब्लू जो रास्ता गया है वो साउथ में गया, जो काफ़ी मोटी ब्लू लाइन है वो साउथ दिशा में गई है, दक्षिण दिशा में गई है। एक रेड लाइन है जो पूर्व दिशा में गई है और वही ब्लू लाइन एक उत्तर दिशा में गई है। तो एक तरह से दिखाई दे रहा होगा कि ये जो दिल्ली है ये तिराहे पर स्थित है। ठीक है, तो दिल्ली का जो डेवलप होने का कारण क्या है, तिराहे पर स्थिति, मतलब स्थिति, इसकी लोकेशन जो है तिराहे पर होने की वजह से ये डेवलप हो रहा है। गांव में भी आप देख लीजिए, जो मोड़ पर जगह होती है जहां पर 2-3 रास्ते आकर 2-3 रास्तों का जो केंद्र बिंदु होता है, वहाँ वाला एरिया ज़्यादा डेवलप करता है।
ठीक है। तो गांव में भी आपने चौराहे या तिराहे, या फिर शहरों में भी चौराहे तिराहे होते हैं, वो ज़्यादा डेवलप होते हैं, वहाँ पे दुकानें ज़्यादा होती हैं, तो इस तरह से शहर भी डेवलप करते हैं। अब आ जाती है बात दिल्ली की। अब हम दिल्ली, अब पहले तो पतन शहर की बात की हमने, फिर एक स्थलीय शहर की बात की। तो हम स्थलीय शहर में हम जो प्राचीन भारत में जो शहर था वो मथुरा था, तो हम मथुरा तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, और एक पतन शहर के रूप में हम अरिकामेडु को लेंगे। मुंबई तो बहुत बाद में बना है, तो उससे पहले भी कुछ पतन के शहर थे, तो उनमें हम अरिकामेडु को लेंगे, तो उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम स्थलीय शहर की बात कर लेते हैं कि आखिर स्थलीय शहर किस तरह से डेवलप होते हैं। कारण तो हमने देख लिया, अब देखिए किस तरह से डेवलप होते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो दिल्ली था, दिल्ली से जैसे ही हम अपने इतिहास में थोड़ा पीछे जाते हैं, इस महाद्वीप के जो इतिहास में थोड़ा पीछे जाते हैं, तो जो मुगल कालीन काल है, तो उस काल में जो है दिल्ली इतना महत्वपूर्ण शहर नहीं था। उस काल में आगरा ज़्यादा महत्वपूर्ण शहर था। तो ये जो तिराहे वाली स्थिति थी, ये आगरा की ही थी। भाई आगरा और दिल्ली पास पास में है, तो दिल्ली से भी अब जो रास्ता जाता है आगरा होके ही दक्षिण दिशा में रास्ता जाता है, ठीक है। तो पूरब दिशा से भी जो रास्ता आता है वो आगरा होके ही दिल्ली की तरफ आता है। कुछ कुछ शॉर्टकट अब बन गए हैं तो बन गए हैं, लेकिन पहले जो था आगरा ही था। तो मुगल काल में ये आगरा महत्वपूर्ण था। उससे और पीछे समय में जाएं तो मथुरा ज़्यादा महत्वपूर्ण था। मतलब कि आगरा से भी पहले अगर कोई शहर बना था तो वो मथुरा शहर बना था। तो मथुरा तक हम पहुँचते पहुँचते अब लगभग हम गुप्त काल से भी पीछे टाइम में पहुँच चुके हैं, ठीक है। तो गुप्त काल से पीछे के समय में आ चुके हैं, तो मथुरा इतना पीछे आ चुका है। मतलब लगभग ये इसका इतिहास तो जनपद काल से ही चला आ रहा है। आज से लगभग 2500 साल पहले ही ये शहर बनना शुरू हो गया था मथुरा। ये इतना प्राचीन शहर है। तो हम इतने पुराने समय में आ चुके हैं। अब देखिए मथुरा की अब लोकेशन, अब ये मान के चलेंगे कि ये तिराहे पे स्थित है। अब देखिए किस तरह से डेवलप हो रहा है। आखिर तिराहे पे स्थित होने से उस प्राचीन समय में क्या कारण थे जो इसको डेवलप कर रहे थे। तो सबसे पहले एक कारण आता है, तो ये देख लीजिए तिराहा दिख रहा है ना इसमें, तो ये तिराहे वाली स्थिति बन गई, तो इस वजह से ये डेवलप कर रहा था। लेकिन क्या क्या कारण थे जो इसको डेवलप कर रहे थे। सबसे पहली बात कि आज से 2300 साल वर्ष पहले, 2300 साल वर्ष पहले धर्म जो था हमारे देश में बड़ा विकास कर रहा था। वो जो धर्म थे वो दो धर्म थे, एक जैन धर्म और एक बौद्ध धर्म, और ये दोनों ही अपने विकास की चरम सीमा पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। मतलब ये धर्म का प्रचार प्रसार खूब ज़्यादा मात्रा में हो रहा था। अब ये धर्म जो थे प्रचार प्रसार देख लिया आप, तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि महावीर स्वामी जैन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, और बौद्ध धर्म का प्रचार जो है गौतम बुद्ध और उनके शिष्य कर रहे हैं। तो महावीर स्वामी तो चले गए थे 600 ईस्वी में ही, 600 ईसा पूर्व पहले ही, लेकिन उसके बाद जो है उस धर्म का प्रचार प्रसार जो उनके अनुयायियों ने, उनके शिष्यों ने किया, और उसी तरह से बौद्ध धर्म का भी प्रचार प्रसार ऐसे ही हुआ। तो अब ये जो थे, ये जो बौद्ध अनुयायी थे, अब ये जो प्रचार प्रसार कर रहे थे, ये क्या करेंगे, जब भी अपने धर्म का प्रचार करेंगे तो यात्राएं करेंगे और अलग अलग हिस्सों में जाएंगे, अपने धर्म के बारे में बताएंगे, लोगों को समझाएंगे कि भाई इस धर्म को अपनाइए, इस धर्म में जो है मतलब एक तरह से शिक्षा देंगे, जिससे कि इनका धर्म का प्रचार हो और लोगों को जीवन में कुछ सहूलियत मिले। जो इनके धर्म में इनको खूबी दिखती है, वो अपने धर्म की खूबियाँ लोगों को बताते थे, और किसी को पसंद आया तो वो उस धर्म को अपना भी लेते थे। तो ऐसा तभी हो सकता था क्योंकि अब ये यात्रा इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो यात्रा के लिए महत्वपूर्ण होने की वजह से इनकी ऐसा शहर ज़्यादा महत्वपूर्ण होने लगेगा जो यात्रा का बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र था। इस वजह से मथुरा में आज भी आप कभी यात्रा करने जाएं तो मथुरा में जैन मंदिर और बौद्ध मंदिर भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यही स्थिति थी। हमारे दिल्ली में भी जैन मंदिर, बौद्ध मंदिर काफ़ी देखने को मिलते हैं। तो यही कारण था कि यहाँ पर प्रचार प्रसार काफ़ी हो रहा था इसकी स्थिति की वजह से। तो एक तरह से ये धार्मिक केंद्र के रूप में स्थापित हो रहा था। और एक चीज़ और थी कि जो मथुरा है, मथुरा का जो डेवलपमेंट है वो इस तरह से हुआ है कि ये कृष्ण की जन्मस्थली के रूप में काफ़ी मशहूर है। ऐसा माना जाता है कि मथुरा में ही कृष्ण भगवान ने जन्म लिया था। तो हिंदू धर्म के भगवान हैं, तो कृष्ण भगवान ने जन्म लिया था। और तो ये भी एक धार्मिक कि मतलब कि अब तरह से मथुरा जो है अब दो तरह से धार्मिक केंद्र बन गए। एक जैन, दो तरह से क्या, तीन धर्म का केंद्र बन गया। जैन का भी केंद्र बन गया, बौद्ध का भी बन गया, और
कृष्ण भक्ति का तो था ही, क्योंकि वो तो जन्मस्थली थी कृष्ण की। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि मथुरा जो शहर है एक धार्मिक केंद्र के रूप में स्थापित होने लगा। ठीक है, तो अब धार्मिक, देखिए शहर धार्मिक केंद्र के रूप, क्योंकि हम आगे आने वाले समय में हम देखेंगे कि कई शहर तो अपने धार्मिक केंद्र की वजह से ही वो डेवलप इतने ज़्यादा हो गए और इतने इतने बड़े रूप ले लिए। जैसे कि उड़ीसा में जो मंदिर है, एक जगन्नाथ का मंदिर है, तो वो मंदिर की वजह से ही वो वाला एरिया डेवलप किया है। तो अब धार्मिक केंद्र के रूप में मथुरा मशहूर हो रहा है, पूरे प्रचार प्रसार हो रहा है, तो सब लोगों का एक तमन्ना रहती है कि मथुरा जाके यात्रा करनी है, तो मथुरा में जाना है, वहाँ तीर्थ स्थलों को देखना है। तो इस तरह से धार्मिक केंद्र के रूप में स्थापित हो रहा है, लोगों का आना जाना होगा, तो इस तरह से धन का भी यहाँ पर आना जाना होगा। और मथुरा की एक खास बात है कि कुषाणों ने भी इसको अपना कुषाणों ने भी इसे अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी, क्योंकि कुषाणों की जो पहली राजधानी थी वो थी पेशावर और दूसरी राजधानी क्या थी, मथुरा। कुषाण जो थे उत्तर पश्चिमी हिस्से में भारत में शासन कर रहे थे। हिंद या क्या बोलते हैं, जब शक जब धीरे धीरे सिकुड़ने लगते हैं तब कुषाण आकर हमारे उत्तर पश्चिमी हिस्से में शासन करने लगते हैं। और इस समय तक काफ़ी भारत में संपन्नता थी और कुषाणों की संपन्नता का कारण रेशम मार्ग था। ठीक है, वो उसकी हम चर्चा पहले कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मथुरा कुल मिला के था धार्मिक केंद्र के रूप में स्थापित हो रहा था इसमें और इसमें संपन्नता धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। अब देखिए मथुरा इतना संपन्न होने लगा, लेकिन आखिर इस संपन्नता का राज क्या था? ये तो देख ही रहे हैं कि धार्मिक केंद्र के रूप में स्थापित हो रहा है। क्या धार्मिक केंद्र ही किसी शहर को काफ़ी संपन्न बना सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। केवल एक कारण किसी भी शहर को ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं बनाते, इसके पीछे कई कारण थे। उनमें से एक कारण था शिल्पकारों का कारोबार। उस समय भी कई तरह के कारोबार होते थे और कारोबार हमेशा शिल्पकारों के ही रूप में होते हैं। मतलब शिल्प क्या, आखिर किस शिल्प का निर्माण हो रहा है? आज भी देखिए टाटा कंपनी है, कई कई चीज़ों का निर्माण करते हैं, मोटरसाइकिल है, कार है, ये सब क्या है? ये शिल्प ही तो है एक तरह का। लोहे को हम सांचों में ढाल ढाल के कार का रूप दे देते हैं, वो कार चलने लगती है, वो कार काफ़ी महंगी महंगी मिलती है। क्रेन है, बस है, ट्रक है, तो ये सब क्या है? शिल्प कला की ही तो देन है। तो शिल्प तो उस समय तो भाई कार मोटरसाइकिल ये सब बनती नहीं थी, और तो उस समय क्या होते थे, शिल्प कला दूसरी तरह की होती थी और जो उत्पाद होते थे शिल्प कला के वो अलग होते थे। तो उनका कारोबार उस समय महत्वपूर्ण था, बड़े बड़े कारोबारी होते थे जो इस कारोबार में लगे रहते थे। और दूसरा चीज़ व्यापारियों का कारोबार। एक अब देखिए शिल्प का उत्पाद, जो शिल्प के रूप में उत्पाद बना, अब उसका व्यापार करना भी जरूरी है। मान लीजिए आप एक शहर है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उत्पादन कर रहा है, लेकिन उसे खरीदने वाले लोग भी तो होने चाहिए। तो उसे बेचने के लिए व्यापारी ही ऐसे लोग होते हैं जो उसे लेकर, अपने साथ लेकर दूसरी जगह जाते हैं और वहाँ जाकर उसे बेचते हैं और वहाँ से धन एकत्रित करके फिर अपने जगह पर आते हैं। इस तरह से व्यापारी भी धनवान होते हैं और शहर तो धनवान होता ही है। ठीक है, तो संपन्नता का राज ये शिल्पकारों का कारोबार और व्यापारियों का कारोबार भी था। अब देखिए शिल्प कलाएं कौन कौन सी थी? शिल्प कलाओं में जैसे सुनार था, लोहार था। देखिए इस तस्वीर में भी सुनार है, सोने की महत्वपूर्ण चीज़ों को बना रहे हैं। तो उस समय जिस तरह के भी सोने के गहने वगैरह बनते हों तो वो सब सुनार करते थे, और लोहार जो लोहे के जो भी औजार हथियार ये सब बनाते थे तो वो लोहार करते थे। तो उन सब का कारोबार होता था, बर्तन वगैरह बनते थे, ये सब लोहारों का काम था। अब देखिए कपड़ा जो है, कपड़ों का भी बुनकर भी थे उस टाइम में। बुनकर भी दो तरह के होते हैं, एक टोकरी को बुनने वाले, एक कपड़े को बुनने वाले। तो ये इस तरह के बुनकर थे, तो ये भी शिल्पकार थे जो अपने अपने शिल्पों का निर्माण कर रहे थे। फिर एक कुम्हार। बर्तन देखिए ज़्यादातर बर्तन तो मिट्टी के ही होते थे, आज की तरह थोड़ी स्टील के बर्तन होते थे उस समय ज़्यादातर बर्तन मिट्टी के होते थे। लेकिन उस मिट्टी के बर्तनों में भी कुछ खासियत थी। वो बर्तन काफ़ी पतले होते थे, काली पॉलिश होती थी, एक विशेष प्रकार की चमक होती थी। तो इस तरह से वो बर्तन भी काफ़ी महत्वपूर्ण होते थे। फिर एक माला का भी कारोबार होता था। अब देखिए माला का कारोबार तो देखने में तो लगता है काफ़ी छोटा है, लेकिन उस टाइम में ये काफ़ी बड़ा कारोबार था। जैसे आज बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उस समय ये जो कुम्हार का काम करने वाले, माला का कारोबार करने वाले, कपड़े का कारोबार करने वाले, बुनकर का कारोबार करने वाले, या सुनार या लोहार का काम करने वाले, ये सब बड़े बड़े कारोबारी होते थे।
ये बड़े बड़े कारोबारी होते थे। तो इन कारोबार जब ये कारोबार चलेंगे तो शहर में और पैसा आएगा। तो इस तरह से मथुरा शहर जो है डेवलप होने लगता है। हर इंसान की एक उस समय के जो जो साधारण लोग होते होंगे उनकी उनकी तमन्ना रहती होगी मथुरा में जाके कोई ना कोई कारोबार करना है। ठीक है। तो अब ये तो हमने देख लिया कि किन किन शिल्पों का निर्माण होता था। व्यापारी लोग बस यही करते थे, इन शिल्पों को ले जाकर दूसरे शहरों में दूसरे राज्यों में जाकर बेचते थे, जिससे वो धन कमाते थे। अब देखिए शिल्पकार जो थे इन्होंने एक श्रेणियाँ बना ली थी, कई तरह की श्रेणियाँ बना ली थी। अब श्रेणियाँ क्या चीज़ है भाई, जैसे आज हमारी कई सारी इंडस्ट्री है, उन्होंने कॉलेज खोल रखे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज, मतलब गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट कॉलेज खोल रखे हैं, प्राइवेट सेक्टर ने प्राइवेट कॉलेज खोल रखे हैं। जैसे बिरला के अपना एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो बिट्स जो कि काफ़ी मशहूर है भारत में। तो इस तरह से जो कॉलेज हैं, और इन कॉलेजों का काम क्या है, इन कॉलेजों का प्रशिक्षण देना काम है, जिससे कि हमारे उद्योग में जो वर्कर आएँ, कुशल और उत्तम दर्जे के वर्कर आएँ और वो हमारे उद्योगों को चला पाएँ। मतलब कारीगर तैयार करने का काम ये इंस्टीट्यूशन ही करते हैं। तो शिल्पकारी जो थे उन सब ने भी श्रेणियां बना रखी थी, उन श्रेणियों का काम उत्तम कारीगर तैयार करना था, और कारीगरों को पहचान कराई जाती थी कि किस तरह से शिल्पों का उत्पादन करने के लिए जो कच्चा मटेरियल लगता है, वो कच्चा मटेरियल कहाँ से लाया जाए, और उन कच्चे मटेरियलों कौन सा मटेरियल ज़्यादा अच्छा है। तो ये सब उनको प्रशिक्षण दिया जाता था। व्यापारियों का श्रेणियाँ क्या काम करती, व्यापारियों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ पैसा होता है। उनके लिए पैसा और समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। कोई भी व्यापारी बन सकता है, उसके पास पैसा हो तो वो अपने व्यापारिक कुशलता पैसे से ही दिखाता है। पैसे का थोड़ा सा सामान खरीदता है, सामान खरीद के दूसरी जगह ले जाता है, यात्रा करता है, और यात्रा करके दूसरी जगह बेचकर लाभ कमाता है। तो व्यापारियों का ऐसे ही सिस्टम चलता है। तो इनके लिए बैंक ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इन्होंने बैंकों का निर्माण किया। तो इनका जो काम था बैंकों की देखरेख करना था, इन श्रेणियों का काम। तो इसके लिए धन एकत्रित करना, लोगों को ब्याज देना, फिर जिसको धन दिया जा रहा है, मतलब पहले तो बैंक में पैसा आना चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा, लोगों से ही पैसा आएगा। तो लोग वहाँ बैंक में पैसा जमा करेंगे, तो उनमें पैसा जमा हो गया। फिर अब वो जो पैसा जमा हो गया उसका फिर व्यय कैसे किया जाए, कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाए, कहाँ किसको दिया जाए। तो कुछ व्यापारी आते थे तो वो लोन के तौर पर उससे पैसा उधार लेते थे और वो लोन के तौर पर देते थे, और उसके बदले वो जो व्यापारी होते थे उन्हें ब्याज भी देते थे, और उसी ब्याज का कुछ अंश वो जमाकर्ता वाले ग्राहक को भी दे दिया करते थे। तो उस समय से ही बैंक का सिस्टम व्यापार के लिए चालू हो गया था, और ये अभी भी चल रहा है, ये सिस्टम आज भी है। अब देखिए आता है, तो हमने ये देख लिया कि किस तरह से हमारा जो मथुरा शहर था डेवलप हो रहा था, और किस तरह से वहाँ कार्य प्रणाली संचालित हो रही थी। अब हम एक पतन की बात कर लेते हैं, पतन वाले शहर की बात कर लेते हैं। उस पतन वाले शहर में हम अरिकामेडु की बात करते हैं। तो अरिकामेडु काफ़ी प्राचीन समय का शहर है, और ये गुप्त काल से भी पहले का समय है। उस समय था ये अरिकामेडु शहर, या गुप्त काल में अपने चरम पे था। तो ये अरिकामेडु शहर था। तो इस शहर की जब खुदाई हुई तो इस शहर में एक गोदाम मिला है। तो ये देख रहे हैं कि कितना बड़ा गोदाम है। तो इतना बड़ा गोदाम तो नहीं मिला है, ये उदाहरण के लिए रख दिया है सामने। तो एक गोदाम का अवशेष मिले हैं। तो उस समय गोदाम हुआ करते थे। तो जैसा कि हर पतन शहर में गोदाम होते हैं, तो उस समय भी अरिकामेडु जैसे शहर में गोदाम हुआ करते थे। उन गोदामों पर जो दूसरे देश से जो माल आता था उसको रखा जाता था, और जो माल दूसरे देश को भेजा जाता था वो माल भी उस गोदाम में रखा जाता था। ऐसा विश्वास किया जाता था, ऐसा होता होगा। फिर आता है दूसरा एम्फोरा। तो वहाँ पर जो अरिकामेडु है वहाँ पर एक विशेष प्रकार का बर्तन मिलता है। ये बर्तन इस तरह का है, ये जो तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये बर्तन को हम एम्फोरा कहते हैं। तो ये एम्फोरा बर्तन है जिसमें पेय पदार्थ रखे जाते थे, जिसमें मदिरा हो गया या फिर कोई भी तरल पदार्थ इसमें रखा जाता था। ठीक है, तो ये एम्फोरा होता था, इसके अवशेष मिलते हैं। तो ये देखिए कि कितना शहर भव्य था, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं, इन सब चीज़ों से अनुमान लगा सकते हैं कि अरिकामेडु कितना भव्य था। एराटाइन पात्र क्या होता है? आज भी इटली में कुछ एराटाइन पात्र मिलते हैं जिनमें लाल लाल रंग की कुछ
कलाकारी होती है, मिट्टी से मतलब उभार होता है, इस तरह की चित्रकारी टाइप की होती है बर्तन में। तो ये एराटाइन पात्र होते हैं। रोमन लैंप, तो लैंप होते थे जिससे कि रात में हम रात के समय प्रकाश के लिए उन लैंपों का इस्तेमाल होता था। इस तरह की चीज़ें हमें अरिकामेडू से मिले। शीशे के बर्तन मिले हैं, रत्न मिले हैं। तो कुल मिला के हम देख पा रहे हैं कि अरिकामेडू इस तरह से संपन्न था। तो हमने दो शहरों का काफ़ी विस्तृत तरीके से अध्ययन किया, एक मथुरा का और एक अरिकामेडू का। आई होप आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव ज़रूर लगी होगी। अगर आपको लग रही है हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस तो ज़रूर कर दें। और इसके साथ साथ हमारे चैनल को शेयर भी अपने दोस्तों में ज़रूर करें। चलिए, धन्यवाद।